आसिफ मुंबई के ही एक कमरे के मकान में रहने वाला एक मिडिल क्लास परिवार से था। इसके घर का गुजारा एक दुकान से जाया करता था। दुकान बहुत पुरानी थी और वो भी इसने अपनी मेहनत से बनाई थी। इसका काम कपड़ों पर रंग करना था। हाँ, आसिफ रंगरेज था। ये काम इसने अपने फादर से सीख लिया था। वही हुनर आज इसका पेट भर रहा था और इसी से इसके परिवार का गुजारा हो जाता था। आसिफ की बीवी रुबीना काफ़ी मेहनत करती थी। आसिफ के साथ हाथ बटाती थी। दुकान के काम में और फिर घर के कामों में बिज़ी हो जाती थी। रुबीना की 2 लड़कियां थीं, एक 4 साल और एक 2 साल की। आसिफ सुबह जल्दी उठ जाता था। लगभग 4 बजे उठकर वो टहलने निकल जाया करता था। घर से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी। वो वीरान भी रहती तो काफ़ी लोग सुबह सैर करते दिखते थे और 5 बजे तक टहलकर अपने कामों में लग जाते। फिर रंग बनाना और दुकान के काम 8 बजे वो अपनी दुकान खोल दिया करता था। आज भी हर रोज़ की तरह आसिफ घूमने निकल गया, पर आज इतना वीराना क्यों है? आज तो कोई भी नहीं दिख रहा। आसिफ ने चौंक के हाथ में बंधी घड़ी देखी। ओहो, आज तो बहुत जल्दी आ गया। अभी तो 3 बजे का वक्त हो रहा है। आज पहली बार गलती हुई, पर कोई बात नहीं। और आसिफ ने जेब में पड़ी हुई बीड़ी माचिस निकालकर एक बीड़ी जलाई और बीड़ी का मज़ा लेने लगा। वहीं एक टीले पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। अचानक ही इसने देखा कि एक कार इसके बगल से निकल गई। कार बहुत महंगी लग रही थी और कार का शीशा खुला। एक बैग इसमें से पहाड़ी के नीचे फेंका गया और कार आगे बढ़ गई। कार के अंदर बैठे हुए किसी की नज़र आसिफ पर नहीं पड़ी, पर आसिफ ने इस कार का नंबर ज़रूर देख लिया था। आसिफ किसी भी घटना से बेखबर था और अपनी बीड़ी का मज़ा ले रहा था और उठकर चलने ही वाला था कि इसके कानों में एक रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? बाप रे, ये तो किसी बच्चे की आवाज़ है। थोड़ी देर में ही आसिफ समझ गया कि ज़रूर कार वाले की ही ये हरकत है। आसिफ ने गहराई में झांक कर देखा तो कुछ भी दिखाई इसे नहीं दे पाया, पर इसने पहाड़ी के दूसरी तरफ उतरने का सोचा और आवाज़ के सहारे पेड़ों को पकड़ पकड़ कर आखिर इसने बैग तक पहुंच गया। जिस बैग से आवाज़ आ रही थी, जैसे कह रही हो मुझे बचा लो। इसने माचिस जलाई और देखा बैग में से ही बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। ये नवजात बच्ची थी जिसे इस कार वाले ने फेंक दिया था। किसके भरोसे फेंका तूने इसे कमबख्त? जब इन्हें पालना नहीं होता तो क्यों पैदा करते हो? क्या बिगाड़ा है इस नन्ही सी जान ने तुम्हारा? आसिफ रो रो कर इसे देख रहा था और बिना पता नहीं कितनी ही गालियां आसिफ ने इस कार वाले को दे डाली और साथ ही में कई बद्दुआएं जो आज तक आसिफ ने किसी को नहीं दी थी। जिसने इसके साथ बुरा किया इसे भी इसने कभी बद्दुआएं नहीं दी थी, पर आज जाने कहाँ से इसका दिल इतना कठोर हो गया इस नन्ही सी जान को देखकर जो रोए जा रही थी। और इसकी नन्ही नन्ही आँखें आसिफ को देखकर जैसे कह रही थी, मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है मुझे। आसिफ ने इस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया जैसे कोई अपने बच्चे को लगा लेता है। इंसान भूल जाता है कि बच्चे अल्लाह के दिए हुए फूल की तरह हैं, जिसकी देखभाल हमें करनी है, ना कि मसल के फेंकना है। वो बच्चियां जो कभी बहन, कभी माँ, कभी बेटी बनकर हमें प्यार का एहसास कराती हैं। आखिर क्या कसूर था इन बेटियों का जिन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है या पैदा होने के बाद कहीं नाले या जंगल में फेंक दिया जाता है। आसिफ इसे देखकर कई सवाल मन में सोच रहा था। अगर मैं नहीं होता तो क्या ये मर जाती? क्या होता इसका?
अब मैं इसे कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ। आखिर इसका दिल इस नन्ही सी जान को देखकर बेचैन हो गया और मन में फ़ैसला किया, इसे सबसे पहले घर ले जाता हूँ। करीब 4:40 हो चुके थे। आसिफ इसे रोता हुआ घर ले आया। घर लाते ही रोबीना की आँख खुल गई। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? और इसने जल्दी से अपनी दोनों बेटियों को हाथ से पकड़कर महसूस किया। दोनों इसके पास लेटी हैं। फिर ये कौन रो रहा है? रोबीना जल्दी से उठी और आसिफ को देखती हुई बोली, ये कौन है? आसिफ ने बताया कि जब मैं घूमने गया तो ये मुझे पहाड़ी के पीछे मिली, पर कार वाली बात नहीं बताई। रोबीना ने कहा, कहाँ से ले आए इसे, क्या करोगे इसका? तुम्हारे पास तो अल्लाह ने पहले से 2-2 दे रखी है। अगर लड़का होता तो पाल भी लेते। इसे मैं नहीं पाल पाऊँगी। कुछ भी करो, पर मेरे घर से दूर ले जाना इसे। आसिफ ने कहा, पहले इसे दूध तो पिलाओ, मर जाएगी बेचारी। कुछ भी करूँगा, तू इसे पहले दूध पिला दे। आखिर रोबीना ने जब इसकी शक्ल देखी तो इसे भी दया आ गई और इसने इसे दूध पिलाया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि इसका क्या होगा। क्या पुलिस को बताया जाए कि मुझे कहाँ से मिली? आसिफ ने रोबीना से सलाह ली। ना जी ना, पुलिस आपको ही घसीट लेगी। क्या क्या हुआ था, मुझे डर लगता है। आप इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आना। क्या कह रही हो? अनाथ आश्रम वाले सही से देखते हैं? मुझे इन पर भरोसा नहीं। मैं इसे अनाथालय नहीं भेज सकता। रोबीना कहती है, तो क्या करोगे? तुम्हारे पास तो 2-2 है। सुबह हो चुकी थी और आसिफ की दोनों लड़कियां जाग चुकी थीं। दोनों ने इसे देखा। अम्मी, ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे दो ना। रुबीना की बड़ी बेटी बोली। छोटी बेटी दूध के लिए रो रही थी। इसे बोतल में दूध दिया तो इसने बोतल फेंक दी। छोटी को आज भी माँ का दूध ही चाहिए था। जैसे तैसे शांत किया और आसिफ सुबह दुकान पर निकल गया। रोबीना ने इसे गुस्से में कह दिया था, आज ही इसका कुछ इंतज़ाम कर दो। आसिफ का दुकान पर मन नहीं लगता। देखकर पास ही की दुकान के मालिक प्रीतम सिंह, जिनका वेल्डिंग का काम था, वो भी अपनी छोटी सी दुकान से अपने घर का काम चला लिया करते थे। आसिफ को देखकर बोले, क्या आसिफ, आज कुछ बेचैन सा दिख रहा है? क्या बात हुई? कहीं घर से लड़कर तो नहीं आया? नहीं प्रेम भाई, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आसिफ ने अपना हमदर्द समझने वाले प्रीतम सिंह को सारी बात बताई कि किस तरह वो पहाड़ी पर बैठे थे तो एक कार से उन्होंने बच्ची को इसे फेंकते देखा, जिसे वो घर ले आए। घर में तो 2 बेटियां पहले से हैं, शायद इसलिए वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रहे थे रुबीना को, और अनाथालय वो इसे भेजना नहीं चाहते। प्रीतम सिंह काफ़ी समझदार इंसान थे। इनकी उम्र तो 45 के करीब थी और सिंधी समाज से थे, पर इनके पास एक ही औलाद थी, वो भी लड़का। इसलिए प्रीतम सिंह ने कहा, यार भाई, कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ इसे, मैं अपने घर रख लूँगा और इस कार का पता लगाएंगे। मैं देख लूँगा साले को, हम दोनों इसका पता लगाकर रहेंगे। साले को जेल की चक्की पिसवाऊँगा। दूसरे दिन प्रीतम सिंह इस बच्ची को अपने घर ले गए। देखो कौन आया है हमारे घर पर। प्रीतम सिंह ने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई और उनकी बीवी हरप्रीत निकल कर आई। ये कौन है? प्रीतम सिंह ने अपनी बीवी को भी सब बता दिया और इसने भी घर आई बेटी को बहुत प्यार किया। प्रीतम सिंह और हरप्रीत ने इसका नाम अंजलि रख दिया। दोनों इसे देखकर ही जीने लगे। इनका घर अंजलि के बिना मानो सूना ही दिखता था। किसी चंचल तितली की तरह उड़ती फिरती अंजलि। हरप्रीत इसे बहुत प्यार देती और कभी इससे मिलने आसिफ भी आ जाता।
प्रीतम सिंह का लड़का भी इसे बहन की तरह प्यार देता। दोनों भाई बहन में प्यार भी बहुत था। दोनों कभी कभी बातों बातों में लड़ भी जाया करते और अंजलि अपने भाई परमजीत से नाराज़ हो जाया करती थी और फिर बेचारा परमजीत इसे मनाने के लिए गाना गाया करता। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई एक कली, फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते। धीरे धीरे अंजलि बड़ी होने लगी थी, पूर्णिमा के चांद की तरह ही बढ़ने लगी। आसिफ और प्रीतम सिंह जी एक दिन आपस में बैठे बातें कर रहे थे। आसिफ ने कहा, भाई जी, हमारी अंजू बड़ी हो रही है। कितनी छोटी सी थी जब मुझे मिली थी। और यही बात मुँह से निकाल पाई थी कि आसिफ ने कि प्रीतम जी ने आसिफ के मुंह पर हाथ रख दिया। अब ये बात कभी मत बोलना आसिफ यार, अब मैं इसे देखे बिना नहीं जी पाऊँगा। आज कसम खा लेते हैं कि ये बात किसी को भी पता नहीं लगेगी और न कभी इसकी चर्चा होगी। और दोनों एक दूसरे के गले लग कर रोने लगे। आसिफ ने भी प्रीतम जी की दोस्ती का रिश्ता बनाए रखा और इस बात को भुला ही दिया कि अंजलि का गुज़रा हुआ वक्त क्या था। वो बस इसके आने वाले कल को देखने लगे। प्रीतम सिंह जी एक दिन अंजलि के पास ही बैठे हुए थे और अंजलि कुछ गुनगुना रही थी, तो इसकी आवाज़ सुनकर प्रीतम सिंह बहुत खुश हुए और इसे और अच्छी तैयारी करवाने के लिए एक गुरु के यहाँ भेजने का इरादा किया। बहुत खोजने पर पता चला कि एक जानी मानी सिंगर मुंबई से 2 दिन यहाँ एक ऑडिटोरियम में सिखाने आती हैं। फिर क्या था, हरप्रीत और प्रीतम सिंह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इसे इनसे संगीत सिखवाने में। प्रीतम सिंह जी इनसे मिलने जा पहुँचे अंजलि के रिहर्सल के लिए। कुछ देर बातें हुई तो पता चला कि वो मुंबई में कई फिल्मों में गाने गा चुकी हैं। मोनिका नाम था इनका। तो प्रीतम सिंह ने इन्हें अपनी बेटी के लिए सही गुरु समझकर अंजलि की क्लास शुरू करवा दी। अंजलि ने कम वक्त में ही मोनिका जी का दिल जीत लिया था। इसकी मीठी आवाज़ ने क्लास के सभी बच्चों को मुतासिर किया। अलग ही मिठास थी इसकी आवाज़ में और दर्द भी इतना कि जो सुने सुनता ही जाए। अंजलि 12 साल की हो गई थी और क्लास के सभी बच्चों को पता चल गया था कि आज इसका जन्मदिन है। प्रीतम सिंह जी ने एक छोटा सा प्रोग्राम बच्चों के लिए रखा। इसकी क्लास में सभी मस्ती के मूड में थे। प्रीतम सिंह और हरप्रीत फंक्शन की तैयारी में एक दिन पहले ही से ऑडिटोरियम सजा दिया था। दोनों ने एक केक बनवाया और आसिफ का भी पूरा परिवार इस फंक्शन में शामिल हुआ। सब बेहद खुश थे और 5 बजे फंक्शन चालू हुआ। मोनिका जी ने एक बेहद खूबसूरत गाना गाया जिसे सुनकर सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस गाने का और मोनिका जी की हौसला अफजाई की। इसके बाद सभी इस पल का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे जब अंजलि एक गाना सुनाने वाली थी। अंजलि ने जैसे ही शुरू किया गाना, सारा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और सभी अंजलि का गाना सुनने लगे। क्या कशिश थी इसकी आवाज़ में, क्या मिठास, क्या गहराई लाजवाब थी इसकी आवाज़। सभी इसके गाने को सुनते रहे और गाना ख़त्म होने के बाद पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से भर गया और सारे बच्चे एक ही बात ज़ोर शोर से बोल रहे थे, वंस मोर वंस मोर। फिर क्या था, प्रीतम सिंह और हरप्रीत भी खड़ी हो गईं और फिर एक बार अंजलि ने वो गाना गुनगुनाया। फिर मोनिका जी ने एक गाना गाया, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता अबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर सभी अंजलि को हैप्पी बर्थडे बोलकर विश करने लगे।
आसिफ काफ़ी खुश था। जिस लड़की को इसने ज़िंदगी दी आज वो इतनी बड़ी हो गई थी, इसका कद भी ऊंचा हो गया था। और फिर आसिफ की आंखों में खुशी के आंसू लिए बाहर निकल आया। हॉल के बाहर निकलकर इसने एक बीड़ी जलाई और इसे पीने के लिए अपने स्कूटर पर बैठ गया। स्कूटर पर बैठे बैठे इसकी नज़र एक कार पर पड़ी और इस कार को देखकर वो पुराने वक्त में चला गया। ये कार तो इसने कहीं देखी है, शायद कहीं कभी इस कार से कोई किस्सा जुड़ा था। और आसिफ याद करने की कोशिश करने लगा। आसिफ ने बहुत कोशिश की और बीड़ी पे बीड़ी पीता गया। आखिर याद ही कर लिया। इसने ये गाड़ी जो मोनिका जी की थी, यही इस रात एक नन्ही सी बेकसूर बच्ची को, जो आज अंजलि के रूप में जानी जाती है, इसे एक बैग में रखकर फेंक दिया था। आखिर ऐसा क्यों किया? आसिफ के दिलो दिमाग में वो पूरी घटना फिर से याद आ गई। वो मंज़र कि किस तरह से इसने अंजलि को बचाया और इसका खून खौल गया। और हाँ, हॉल में गुस्से से भरा हुआ आसिफ दाखिल हुआ। इसने देखा प्रीतम सिंह और हरप्रीत बेहद खुश थे और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे थे। सभी अंजलि के जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। प्रीतम जी ने आसिफ को आवाज़ लगाई, ओए आसिफ, आजा केक खा ले। और आसिफ इन्हें खुश देखकर कुछ न बोल सका। इसने महसूस किया कि अभी ये वक्त कुछ भी कहने का नहीं है। देर रात पार्टी चलने के बाद मोनिका जी भी मुंबई रवाना हो गई और आसिफ भी अपने परिवार के साथ अपने घर आ गया। इसकी आंखों से नींद गायब थी और सारी रात इसने खुली आंखों से गुजार दी। सुबह दोनों अपने अपने दुकान पर मिले। प्रीतम जी ने कहा, यार आसिफ, कल तो मज़ा आ गया, क्या पार्टी मनी। अंजलि बेटिया भी क्या खूब गाती है, बड़ी प्यारी आवाज़ है इसकी। हाँ भाई साहब, बहुत अच्छा गाती है अंजू बेटा, कुछ सहमी सी आवाज़ में आसिफ बोला। प्रीतम जी ने कहा, आज तो तू कुछ दुखी सा क्यों दिख रहा है? क्या हुआ? आसिफ ने जवाब दिया, कुछ नहीं भाई, ऐसे ही। यार मैं तुझे इतने सालों से देख रहा हूँ, बता क्या बात है? तुझे मेरी कसम। भाई जी, जो गाड़ी अंजलि को फेंक कर गई थी इस रात, वो मोनिका जी की ही गाड़ी है। और फिर क्या था? प्रीतम सिंह जी की जैसे सांस ही थम गई और इनके सारे अंग जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। अपने सीने पर हाथ रखा और जल्दी से आसिफ ने इनकी पीठ पर हाथ फेरा। वो बैठे हुए थे और बैठे ही रह गए। ठंडा पानी पिया और कुछ देर बाद आसिफ से बोले, यार जाने दे, छोड़ दे, सब भुला देते हैं, पर पता तो लगाना ही पड़ेगा आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया। फिर क्या था, दोनों ही शाम को तैयार थे। इस बात का पता लगाने पर दोनों ने यह भी फैसला किया कि हम ये नहीं बताएंगे कि अंजलि ही वो लड़की है। हम बस ये पता लगाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। शाम को दोनों ही एक बार में बैठे हुए शराब पी चुके थे और दोनों ही नशे में थे। सारे बच्चे गाना सीख कर जा चुके थे। हॉल खाली हो चुका था और अंजलि भी जा चुकी थी। वो दोनों इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मोनिका जी हॉल में से निकली और गाड़ी पर पहुंचने ही वाली थी कि प्रीतम सिंह जी ने मोनिका जी से लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मोनिका जी, कहिए ना, अंजलि के बारे में बात करनी है क्या? प्रीतम जी ने कहा, जी नहीं, कुछ और पूछना है। तभी आसिफ नशे में बोल पड़ा, आप ही ने एक नन्ही बच्ची को फेंक दिया था, क्या कसूर था इसने आपका क्या बिगाड़ा था? इस नन्ही सी जान ने आखिर क्या बिगाड़ा था आपका? मोनिका जी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? शायद आप लोग होश में नहीं हैं, कल बात कर लेंगे, अब आप घर जाइए। प्रीतम जी ने कहा,
हम आपसे जानना चाहते हैं, आज से कुछ साल पहले आपने एक बच्ची को बैग में रखकर इसी कार से एक पहाड़ी के पीछे क्यों फेंका? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आसिफ और प्रीतम सिंह जी ने मोनिका जी पर बहुत गुस्सा जाहिर किया। वो दोनों गुस्से से भरी आंखें मोनिका जी को दिखा रहे थे। मोनिका जी ने कहा, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस कार से ये कार तो मुझे 2 साल पहले ही मिली है और मैं भला किसी को ऐसे क्यों फेंक दूंगी, वो भी नन्ही सी जान को। हम कल बात करेंगे, आप आज होश में नहीं हैं। हम पूरे होश में हैं। आप बताइए ये कार आपने किससे ख़रीदी है? प्रीतम सिंह जी गुस्से में बोले, ये कार मैंने किसी से ख़रीदी नहीं, ये कार मुझे डायरेक्टर सर ने दी है। कौन से डायरेक्टर ने? देखिए आप लोग अभी होश में नहीं हैं, पर मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि ये हरकत जिस किसी की भी है, मैं आप लोगों के साथ हूँ और इसे हम लोग सज़ा दिलवा कर रहेंगे। मैं आप लोगों से कल बात करूँगी, कह के मोनिका जी चली गईं। फिर कुछ दिन हो गए लेकिन मोनिका जी बच्चों की क्लास के लिए नहीं आई, तो प्रीतम सिंह ने हरप्रीत से फ़ोन लगवाया। फ़ोन पर इनसे बात हुई तो मोनिका जी ने बिज़ी होने की वजह बताई। जब प्रीतम जी ने हरप्रीत से पूछा कि मोनिका जी ने क्या कहा, तो हरप्रीत ने बताया वो काफ़ी बिज़ी हैं। पर वो इतनी उदास क्यों थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। प्रीतम जी कुछ समझ चुके थे कि दाल में ज़रूर कुछ काला है और उन्होंने ये बात आसिफ को भी बताई और फिर दोनों ने मामले की पूरी जानकारी हासिल करने का फ़ैसला किया। दोनों ने मुंबई जाने का इरादा किया। दोनों अगले ही दिन मुंबई जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि वो मुंबई जा रहे हैं। पूरी जानकारी सिर्फ आसिफ और प्रीतम जी ही जानते थे। स्टेशन पहुँचे, ट्रेन आने ही वाली थी कि प्रीतम सिंह के फ़ोन की घंटी बजी। हेलो पापा, मैं अंजलि बोल रही हूँ, माँ सीढ़ियों से गिर गई, आप जल्दी घर आ जाओ। और दोनों ही घर वापस आ गए। हरप्रीत को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था और इनके सर में चोट आई थी। वो ख़तरे से बाहर थी। करीब 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आज हरप्रीत जी की छुट्टी होने वाली थी। सब खुश थे और फिर 10 दिनों में वो मोनिका जी की बात को भूल जाना चाहते थे। आखिर उन्होंने आसिफ से आज कह ही दिया, छोड़ो यार, हमें क्या लेना, इसका पाप वो जाने, आगे देख लेंगे या मोनिका जी से फिर कभी मिल ही लेंगे। कुछ दिन निकल गया और फिर साल भी बीत गए। अंजलि 14 साल की कब हुई, ये वक्त कब निकल गया, सभी वक्त के साथ सब कुछ भूल ही गए, अपने कामों में बिज़ी हो गए। पर जब अंजलि को एक गाने के प्रोग्राम में शामिल होने का भूत सवार हो गया, फिर प्रीतम सिंह जी ने इसकी पूरी मदद की और इसे गाने के लिए मुंबई ले गए। दोनों साथ में थे और अंजलि ने ऑडिशन दिया। अंजलि ऑडिशन में सिलेक्ट हो चुकी थी। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से इसका गाया गाना पसंद किया और इसके जज ने जब अंजलि से सवाल किया कि आपने गाना कहाँ से सीखा और किससे सीखा, अंजलि ने बताया कि इनकी गुरु मोनिका जी हैं, जिन्होंने इन्हें इस काबिल बनाया। ओहो, वो बहुत काबिल और बहुत ही अच्छी इंसान थी। और जज भी काफ़ी उदास हो गए। इसी हॉल में बैठे हुए प्रीतम जी ये बात सुन रहे थे। इनसे रहा नहीं गया। वो खड़े हो गए और उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर कहा, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। क्या आप लोग बता सकते हैं वो मुंबई में कहाँ रहती हैं? जज ने कहा, इनकी कुछ दिनों पहले ही कार से एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब वो हमारे बीच नहीं रही। ये सुनकर जैसे प्रीतम सिंह जी के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई
और अंजलि भी काफ़ी उदास हो गई थी। पर इसका सिलेक्शन हो चुका था और फिर दोनों अपने घर आ गए। प्रीतम जी के गले से नीचे खाना नहीं जा रहा था। क्या ये कोई चाल हो चुका था? और फिर दोनों अपने घर आ गए। प्रीतम जी के गले से नीचे खाना नहीं जा रहा था। क्या ये कोई चाल है या महज एक इत्तेफाक? अंजलि भी काफ़ी गमगीन थी अपनी मोनिका जी के लिए। अगले दिन प्रीतम जी ने सारी बात आसिफ को बताई। दोनों दुकान पर बैठे और शराब पी रहे थे। जब कभी वो दोनों दुकान पर बैठ जाते, प्रीतम जी ने कहा, यार आसिफ, हो न हो मुझे कुछ लफड़ा ज़रूर लग रहा है। या तो मोनिका जी इस बात को जानती ही थीं या उन्होंने हमें पूरी बात नहीं बताई। आसिफ ने कहा, हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पर क्या पता ये महज एक दुर्घटना हो। पर हम कर भी क्या सकते हैं, ये साले बड़े बड़े लोगों का कुछ पता नहीं। प्रीतम जी ने कहा, 10 दिन बाद अंजलि को मुंबई ले जाना है। इसके गाने का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मुझे इसके लिए भी तैयारी करनी है। कुछ पैसे भी इकट्ठा करने ही पड़ेंगे। आसिफ ने कहा, मेरे पास भी कुछ पैसे पड़े हैं, मैं भी आपको दे दूँगा। प्रीतम जी ने कहा, ओए पागल हो गया है क्या? तेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी भी करनी है। आगे तुझे तो पैसे संभाल के रख। मैं लेकर जाऊंगा। और फिर अपनी दुकान आसिफ के भरोसे छोड़कर प्रीतम सिंह जी मुंबई चले गए। अंजलि का नाम बढ़ता गया और वो धीरे धीरे मशहूर हो गई। इसके गाने सभी को भाने लगे। इसकी आवाज़ में बहुत मिठास थी और फिर कड़ी मेहनत करती रही। 3 महीने बाद आज सभी आसिफ और इसका पूरा परिवार और प्रीतम सिंह जी और इनका पूरा परिवार मुंबई जाने की तैयारी कर रहे थे। आज अंजलि का ग्राउंड फाइनल था। इसे देखने सभी जाने वाले थे। सबको पूरा भरोसा था कि अंजलि ही ये खिताब जीतेगी। प्रोग्राम शाम को शुरू हुआ और फिर सभी ज़ोर ज़ोर से तालियों से अंजलि का स्वागत किया। जब कभी सभी ने अंजलि का स्वागत किया तो इसे बहुत खुशी हुई। जब इसने गाना गाया तो सब बस वो छा गई। इसे विनर अनाउंस किया गया। सभी ने बहुत खुशी जताई। सबके साथ अंजलि अपने घर आ गई और इसने जीते हुए 50 लाख रुपये अपने पापा प्रीतम जी को दिए। वक्त निकलता गया और 1 साल बाद अंजलि को एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर यशवर्धन जी का फ़ोन आया। उन्होंने अंजलि को गाना गाने के लिए अपनी फिल्म में साइन किया। पापा जी के कहने पर वो मान गई। मुंबई पहुंचने पर अंजलि को रहने के लिए एक आशियाने की तलाश थी। वो अकेली ही आई थी। प्रीतम जी ने इसे काफ़ी हौसला दिया। 16 साल की उम्र में भी काफ़ी हिम्मत वाली लड़की है। इसे अब अकेले ही आगे बढ़ना होगा। और फिर अंजलि ने अपने पापा के बताए ठिकाने यानी गुरुदेव सिंह जी के यहाँ जाने का इरादा किया। चूँकि 2 दिन बाद इसे अपने काम पर पहुँचना था तो इसने इन्हीं के यहाँ रुकने का फ़ैसला किया। अंजलि ने गुरुदेव जी का दरवाज़ा खटखटाया। गुरुदेव सिंह जी बहुत पहले से मुंबई में जमे हुए थे। इनका घर बहुत बड़ा था और वो अकेले ही अपनी बीवी के साथ रहते थे। घर के पीछे एक आलीशान फ्लैट था जिसे उन्होंने किराए के लिए रखा था। कुछ देर बाद गार्ड ने आकर गेट खोला। अंजलि ने अपना नाम बताया तो गार्ड ने गुरुदेव सिंह जी को बताया कि कोई अंजलि मिलने आई है। तो गुरुदेव सिंह जी ने खुद अंजलि को मिलने आए और इसे घर के अंदर ले गए। इसे पूरा घर दिखाया। गुरुदेव सिंह जी ने कहा, मुझे सब प्रीतम ने बता दिया है। क्या तुम्हें पता है कि मैं और तुम्हारे पापा दोनों एक साथ मुंबई आए
और साथ में काम किया, पर तेरे दादाजी की तबीयत सही नहीं रहती थी तो तू उन्हें तो उन्हें जाना पड़ा। मैंने बहुत मेहनत करके ये प्रॉपर्टी बनाई है। तुम्हारे लिए मेरा आलीशान गेस्ट रूम तुम्हें रहने के लिए दे देता हूँ। जब तक जी चाहे रहो। तुम भी मेरी बेटी की ही तरह हो। और गेस्ट रूम गार्ड से कहकर खुलवा दिया। अंजलि ने इसमें अपना सामान रखा और टेबल पर रखी हुई एक तस्वीर देखकर अंजलि चौंक गई। वो तस्वीर किसी और की नहीं, वो फ़ोटो फ्रेम मोनिका जी की थी। और जब रहा नहीं गया तो अंजलि ने गुरुदेव सिंह जी के खाने पर पूछ ही लिया कि मोनिका जी की तस्वीर यहाँ कैसे रही है। गुरुदेव जी ने कहा, देखो ना, कुछ टाइम पहले की बात है। जब मोनिका जी यहाँ आई थी, इनकी कार एक रात ख़राब हो गई तो उनके यहाँ गेस्ट रूम में रुकने की इजाज़त मांगी थी। बड़ी प्यारी बच्ची थी, वही यहाँ रुक गई। बोली, यहीं रहने देना इसे। क्या पता था इसी दिन इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो दुनिया से ही चली जाएगी। तब से हमने इसे हटाया नहीं। खाना खाकर जब अंजलि सोने गई तो उसे अपनी मोनिका मैडम की बहुत याद आई और उनकी तस्वीर सीने से लगाकर ही सो गई। सुबह इसका गाने के रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ और वो डायरेक्टर यशवर्धन जी से भी मिली। इसने 10 दिन बहुत अच्छी तरह मस्ती की और इसके दोनों गाने रिकॉर्ड हुए। डायरेक्टर से बहुत अच्छी पहचान इसकी हो गई और गुरुदेव सिंह भी इसके प्यार और बर्ताव से काफ़ी खुश थे। जब अंजलि जाने लगी तो मोनिका जी की फ़ोटो फ्रेम देखकर इसे सीने से लगाकर रोने लगी। वो कह रही थी कि मैडम आप होती तो कितनी खुशी होती। तभी इसके हाथ से वो फ़ोटो फ्रेम गिरी और टूट गई। फ्रेम के टूटने पर एक लेटर इसके अंदर से निकला। ये लेटर देखकर अंजलि इसे पढ़ने लगी। इसमें लिखा था, मेरी प्यारी अंजलि, मुझे ऐसा यकीन है कि ये लेटर तुम्हें ही मिलेगी और अगर ये तुम्हें ना मिले तो ये लेटर जिसे भी मिले वो इसे अंजलि तक पहुंचा दे। नीचे मैंने पता लिखा है, इस पर अंजलि मुझे माफ़ कर दो। अंजलि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। पर सच कहती हूँ, मुझे इस बात का पता भी नहीं। हाँ, मैंने चोरी छुपे डायरेक्टर यशवर्धन से शादी की और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों तक मैं अपने घर पर ही रही और किसी को इस बात की खबर नहीं थी। पर तुम्हारे पापा यशवर्धन, वो एक नहायत ही गंदे इंसान निकले। उन्होंने मुझे एक डॉक्टर से घर पर ही ऑपरेशन कराकर बताया कि मुझे मरा हुआ बच्चा हुआ था और मैं मान भी गई। क्या पता तुम अगर लड़का होती तो वो सबको बता देते। पर मुझे जब इस बात को प्रीतम सिंह जी और आसिफ ने बताया तो मैं समझ गई थी और मैंने इनसे कहा, मैं पुलिस को सब बताऊंगी और तुम्हें लेकर आऊंगी। तो वो डर गए और शायद मुझे मारने का प्लान किया होगा। मैं कुछ नहीं कर सकी तुम्हारे लिए, मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी शायद। पर तुम इसे ज़रूर सज़ा दिलवाना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। अंजलि ये सब पढ़कर बेसुध हो गई। इसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या है। हो सकता है कोई और अंजलि हो, पर इसमें मेरे पापा और आसिफ अंकल का भी तो नाम है। अंजलि बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी अपने आप को, पर इसने हिम्मत की और अगले दिन घर आ गई। इसने वो लेटर अपने पापा प्रीतम सिंह को दिया और फिर उन्होंने पुलिस में एफआईआर की। चूँकि गुरुदेव सिंह भी इसके साथ थे तो पुलिस को भी सारी कार्रवाई करनी पड़ी। कोर्ट में यशवर्धन को लाया गया और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, पर उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट में इनका कोई हाथ नहीं।
शायद मोनिका जी ने अपनी जान खुद ही दे दी, या शायद वो सदमे में कार सही से नहीं चला पाई। पूरे 6 साल की सज़ा काटकर यशवर्धन को ये एहसास हुआ कि आखिर लड़कियों को भी जीने का हक होना चाहिए। अंजलि इनकी बेटी है, इनका खून है। इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वो आज बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। एक लड़के की चाहत ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वो मोनिका को खो चुके थे, पर अब अंजलि को दूर होते हुए नहीं देख सकते थे और यही सोचते सोचते